नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सत्ता का महासंग्राम अपने मुकाम पर आज पहुंच गया है। चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं। एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ध्यान रखिए कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार नहीं है जो हम पिछले 10 सालों से देख रहे थे। इस बार सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की। तो आज एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? कांग्रेस क्या फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी और कोशिश करने में कामयाब हो पाएगी? ये जनादेश किसके लिए है? इन सवालों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, देखते हैं कि वहाँ जश्न हो रहा है। तो किस बात का जश्न हो रहा है? हमें बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और अभी लोकसभा से विकास वोटों के साथ जीत करके हार पीछे बढ़ाए माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, करतल ध्वनि से अपने अध्यक्ष का अभिनंदन करें। मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा। बोलिए भारत माता की। अरे इतनी आवाज लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी अथक और मेहनत के परिश्रम से आज मध्य प्रदेश ने देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ उसने बड़ी बात कह दी। तो देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई वाकई में जश्न मनाने के लायक नतीजे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। 29 में से 29 लोकसभा सीटें। ये एक अलग बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के लिए पूरी 29 सीटें। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो मोदी के मन में मध्य प्रदेश उस समय देखा था हमने, और इस समय मध्य प्रदेश के मन में हमने मोदी को देखा। तो मुझे लगता है कि जो ये बीजेपी के कार्यालय में जो जश्न मन रहा है, चूँकि अब तो गठबंधन की सरकार बन रही है, बहुत ज़्यादा बहुमत मिला नहीं, 400 पार हुए नहीं, इसके बावजूद उनको जश्न मनाने का हक है कि उन्होंने जो प्रण किया था 29 सीटें जीतने का, उसमें वो कामयाब हुए। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो नतीजे आए उनका विश्लेषण करने के लिए। प्रभु, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रधानमंत्री पद का चेहरा बदलना पड़ेगा? देखिए भटनागर जी, जो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी को जो 2014 में पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद एनडीए को साथ लेके चली, 2019 में 303 के बहुमत के साथ आई, लेकिन एनडीए को साथ रखा उनने। शायद इसी दिन के लिए वो एनडीए को साथ लेकर चल रहे थे। और अब सबसे बड़ी बात जो आपका जो सवाल है वो निर्भर करता है एनडीए के सहयोगियों पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कल बताऊंगा इस बारे में कि हम कैसे सरकार बनाएंगे, क्या उनको सहयोगियों से बात करने के बाद। सीधी तरीके से उन्होंने सरकार बनाने की बात नहीं की, लेकिन इशारा किया बिल्कुल इस बारे में कि हम सरकार बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जो अपनी योजनाएं हैं, जो गारंटी है, जो संविधान बचाना है, उसको लागू करने के लिए हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उनको सरकार बनाना होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर यदि हम देखते हैं तो हालांकि उनके पास वो स्थिति नहीं दिख रही है अभी। तो जो बीजेपी के साथ जो सहयोगी हैं, तेलुगु देशम पार्टी है, नीतीश कुमार की जदयू है, तो यदि ये बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो शायद एनडीए का ही सरकार बने। जो 294 का फिगर उनको दिख रहा है अभी हमको एनडीए गठबंधन का, यदि ये खिसकते हैं, कल यदि कोई बातचीत होती है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो शायद स्थितियाँ उलट सकती है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, अभी हमने देख रहे थे वी डी शर्मा भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी अभी कुछ देर बाद बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो अभी जो गठबंधन 10 साल से चला आ रहा है एनडीए का, ये 10 का अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चला आ रहा है।
तो वो जो 20 साल से ज़्यादा का जो गठबंधन है उनका, बीजेपी का, एनडीए का गठबंधन, तो शायद ये यदि एक साथ रहता है तो फिर एनडीए की सरकार बनती है। अब सहयोगियों पर निर्भर होगा, जो एनडीए की बैठक होगी उसमें तय होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चेहरा तो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी ही है। इसमें एक सवाल और भी है कि जो गठबंधन है वो तो ठीक है, लेकिन गठबंधन जिन नए सहयोगियों पर निर्भर हुआ, वो पहले भी गठबंधन का हिस्सा रहे, फिर बाहर चले गए, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू एक महत्वपूर्ण रोल में 16 के करीब लोकसभा सीटों हैं उनके पास है, 12 सीटों पे नीतीश कुमार है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों मिलके भी बाहर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तब भी उन्हें काफ़ी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी अगर कांग्रेस कोशिश करती है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंडेट है वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तो नहीं है भाई। आप दो गठबंधन को भी आपने पहले से गठबंधन किया था, प्री पोल गठबंधन है, लेकिन फिर भी आप बहुत पीछे हो, कम से कम 40 सीटें आप पीछे हो। तो दूसरी बात है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो सत्ता में है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर 5 साल के लिए देश में कोई स्थिर सरकार चला सकता है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मनोज, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही पटनायक जी। देखिए, जो आपने जिक्र किया, जो सबसे बड़ी जो इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस है, वो भी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पा रही है अभी तक। तो अगर वो इकलौते उनके नेतृत्व में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह कि चेहरा कौन होगा। क्या ममता बनर्जी उस पर राजी हो जाएंगी? क्या टीएमसी पूरी उनके साथ चली जाएगी, या जो और दूसरे दल हैं जो उनके सहयोगी है? अखिलेश सबसे बड़े सहयोगी के रूप में, क्योंकि 35 सीटें उनकी आई और टीएमसी की 29 सीटें हैं। डीएमके है कि डीएमके क्या राहुल गांधी के नाम पे सहमत हो जाएगी? या कभी हमने देखा कि शिवसेना करती थी कि जो मराठा राजनीति को ध्यान में रखते हुए कि रजनीताई पाटिल को अगर राष्ट्रपति बनाना तो उनके साथ चली जाती थी। अभी खबरें आ रही कि अगर गडकरी को आगे बढ़ाता है बीजेपी की ओर से या गठबंधन, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उनको समर्थन कर सकता है। ऐसी कोई मांग अगर डीएमके ने रख दी कि आप दक्षिण भारत के किसी आदमी को प्रोजेक्ट कीजिए, तो दक्षिण भारत में ऐसा कौन आदमी हो सकता है खड़गे के अलावा जिसको कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी? तो क्या गांधी परिवार के इतर वो मल्लिकार्जुन खड़गे पे दाव लगाना चाहेंगे? तो वो चेहरा कौन होगा, सबसे बड़ी लड़ाई है। इसीलिए शायद देखिए, आप राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो गठबंधन से बात करेंगे, गठबंधन से। दूसरा एक संकट ये है कि 3 बड़े दल को हटा दिए जाए उनके साथ, तो डीएमके, टीएमसी और सपा और कांग्रेस। तो बाकी आप देखिए जो छोटे छोटे दल हैं, किसी की 7 सीटें, किसी की 4 सीटें, किसी की 2 सीटें हैं, इन सारे लगभग 30-35 दल हो रहे हैं। इनको इकट्ठा करना और इनको इकट्ठा करके सरकार बनाना, ये जो बात आरोप बीजेपी पे कांग्रेस पहले लगाती रही थी कि साहब 39 दलों का गठबंधन है, लेकिन कई सारे दल ऐसे हैं जिनके पास तो एक भी सीट नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे गठबंधन में उनके दल हैं, जैसे राजभर की पार्टी है, उनका खाता नहीं खुला, उनका बेटा चुनाव हार गया है, लेकिन वो विधानसभा के नाते जुड़े हुए हैं कि वो उनके पिता जो हैं मंत्री हैं योगी सरकार में। बीजेपी के पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कई सारे सहयोगियों को राज्यों में भी बहुत कुछ दे सकती है और केंद्र में भी। कांग्रेस के साथ वो सबसे बड़ा संकट आएगा कि मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश को संतुष्ट करना है तो कांग्रेस क्या दे सकती है उत्तर प्रदेश में? उनको कुछ नहीं दे सकती है। हिमाचल में खुद कांग्रेस की एक भी सीट नहीं हैगी। हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी जो खुद पंजाब में 3 सीटें जीती है, कांग्रेस उससे बड़ी पार्टी हैगी। तो इन छोटे दलों को कांग्रेस या तो केंद्र में गठबंधन में भागीदारी दे या राज्यों में, लेकिन राज्यों में ज़्यादातर वो खुद पिछलग्गू बनी हुई हैगी। चाहे वो तमिलनाडु में आप देख लीजिए, तेलंगाना में ज़रूर सरकार है और कर्नाटक में, लेकिन वहाँ भी जो स्थितियाँ बन रही हैं कि अब जब कुमार स्वामी जीत गए चुनाव, हो सकता है अगर गठबंधन सरकार बन रही है एनडीए गठबंधन की, तो निश्चित तौर पर वो केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। उसके बाद वो प्रज्वल रेवन्ना वाला जो कांड हुआ, सीडी कांड, और ऐसी खबरें हैं कि वहाँ कांग्रेस और तमाम सारे नेताओं 18 नेताओं ने कोर्ट से स्टे ले रखा है कि उनकी सीडी जो मार्केट में ना है, तो इसका एक दबाव वो बनाएंगे। अंक गणित के हिसाब से हम देखें तो जो मार्जिन है 294 सीटों पे एनडीए आ गए हैं, ये लगभग 300 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। यदि पहुंच जाता है तब कांग्रेस की संभावनाएं कम हैं, और जो संभावनाएं उनकी हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, तो ऐसे में वो क्या खतरा मोल लेंगे? चंद्रबाबू नायडू सरकार में आ रहे हैं, तो क्या वो इस तरह से कदम उठाएंगे? और दूसरा एक नैतिक सवाल उठा रही है कांग्रेस, वो ये चाहती है कि ये मैंडेट मोदी के नाम पर नहीं मिला। पूरी बीजेपी इस कोशिश में थी मोदी के नाम पर चुनाव लड़िए, तो मोदी को नैतिक हक नहीं बनता है कि वो प्रधानमंत्री करें, क्योंकि जनादेश उनके नाम पर नहीं दिया। मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को नैतिकता के कसौटी पे कसेंगे तो कांग्रेस जो कह रही है वो सही कह रही है। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा, बीजेपी ने
जो टिकट बांटने में गलतियां की, उसका भी कारण यह था कि सब कुछ मोदी के नाम पे हो जाएगा और मोदी के नाम पे उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी 240 पे अटक रही है तो ये नरेंद्र मोदी की असफलता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। लेकिन तो फिर बड़ा सवाल यही उठता है, फिर मोदी नहीं तो फिर कौन? नहीं, ये एक अलग मैटर है। अभी तो तय नहीं है कि वो मोदी रास्ता छोड़ रहे हैं किसी और के लिए या नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो 7:45 बजे लोगों से बात करेंगे तब समझ में आएगा कि उनके मन में क्या है, क्योंकि मोदी के मन की बात तो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं। देखिए, मोदी से सबसे बड़ी दल बीजेपी भले है, लेकिन गठबंधन पे निर्भर करेगा कि उनके जो सहयोगी हैं, जो 10 साल से मोदी का राज देख रहे थे, जिस तरीके के जो एक नैरेटिव गढ़ा गया मोदी के राज को लेके, मोदी अमित शाह को लेके, अब इस परिस्थितियों में जब वो कमज़ोर हैं संख्या बल में, तो क्या उनके साथ वाले क्या यहाँ रहना चाहते हैं? क्या वो स्थितियां तो नहीं बनने वाली हैं कि देखिए रोजी उसमें एक करेक्शन है मेरा कि मोदी के नाम पर ही तो इकट्ठे हुए। एक सेकंड ब्रजेश, जब गठबंधन बनाया तो मोदी के नाम पर ही या चंद्रशेखर वाली स्थितियां न निर्मित हो जाए। प्रभु जी, एक मिनट मेरी बात, छोटे से दल का सबसे बड़ा दल 240 सीटें बीजेपी के पास है, तो सबसे बड़ा दल है। अगर सरकार स्थिर देने की मानसिकता जो बीजेपी के साथ के राजनीतिक दल हैं, या आप अगर देखेंगे कि मान लीजिए इंडिया ने सरकार बना ली तो वो सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, देश को फिर एक चुनाव का सामना बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और दूसरा जो ब्रजेश जी आपने कहा ना, अगर मोदी सरकार बनाते हैं या मोदी के नेतृत्व में बनती, तो देखिए मोदी की कुछ बुराइयां हो सकती है लेकिन मोदी की बहुत अच्छाइयां भी है। हम देश के अंदर जो डेवलपमेंट का माहौल देखते हैं, अभी हाल में कहीं अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो मैंने सोनू निगम बहुत प्रख्यात गायक है, उनकी एक टिप्पणी पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत शानदार एयरपोर्ट, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन और एक धार्मिक पर्यटन के तौर पे अयोध्या को उभारने के बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है तो अयोध्या वासियों के लिए बहुत शर्मनाक है। हालांकि बीजेपी हार गई है, बीजेपी हार गई है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद तो एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि लोग ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो चाहे गुजरात की बात हो, चाहे भारत की बात हो, हम देखते हैं चाहे सड़कें हों, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने देखा कि लगातार विकास हुआ है, लोगों तक डिलीवरी गई है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक भी आ रही तो उसका बहुत बड़ा कारण तो नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन प्रभु एक बात बताओ आपके, फिर इसके बाद ऐसे क्या कारण रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर रह गई, अपने टारगेट से बहुत कोसों दूर रह गई? आपको क्या लगता है? देखिए, जो पहले आपने बात की विकास की, तो जब पूर्ण बहुमत की कोई भी पार्टी की सरकार होती है तो विकास के रास्ते खुलते हैं, कोई हर्डल्स नहीं आते हैं। जब आप गठबंधन में होंगे तो आपको हर सहयोगी को संतुष्ट करना होगा, तो उस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। और जीएसटी कलेक्शन के बाद तो केंद्र सरकार का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हुआ है और उस रेवेन्यू के दम पर ही विकास की नई नई सौगातें हुई। निश्चित तौर पर इसमें विजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, निश्चित तौर पर इसमें विजन का, इच्छा शक्ति का योगदान होता है। लेकिन इसके बावजूद आपके पास हर्डल्स नहीं होते हैं। अभी जो एनडीए के साथ जो सहयोगी थे तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो चाहती थी उस तरीके से निर्णय लेती थी, कोई वहाँ पर रोक टोक बाधा नहीं थी। अब ये जो क्या कारण रहे, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे यदि हम जाएंगे तो सबसे बड़ा तो ये है कि मोदी नाम का जो मैजिक है, जो उन्होंने कहा, बीजेपी ने मान के चला कि मोदी ही मैजिक है, कि मोदी के नाम पर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो शायद वो यहाँ पर ज़्यादा फेल हुआ, वो विकास को उतनी तेज़ी से रेखांकित नहीं कर पाए। जो अभी राहुल गांधी अपनी पत्रकार वार्ता में जो संविधान दिखा रहे थे, संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में, क्या लोगों ने इस चीज को माना ब्रजेश? ना, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, एक डर था जो, और जो एक तबका है जो निचले स्तर का तबका, राहुल गांधी ने एक चीज और कही थी कि ये जो मैंडेट मिला है या जो हमें समर्थन मिला है उसके पीछे सबसे निचले का तबका है, गरीब तबका है, और वो तबका है ओबीसी कहिए, चाहे एससी एसटी कहिए, चाहे आदिवासी कहिए। लेकिन ब्रजेश जी, वो तबका तो मध्य प्रदेश में भी है। रिजर्व सीट पे कांग्रेस के हाल देख लीजिए, आदिवासी और उस पर सीट पर जहाँ राहुल गांधी खुद प्रचार करने आए, प्रियंका गांधी जिन सीटों पर आई थी, वो तबका तो हमने देखा हिमाचल में भी है, वो तबका हमने देखा दिल्ली में भी है, क्योंकि वही तबका केजरीवाल को चुनाव जीता था, वही गरीब तबका, लेकिन वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहा। और ये अगर हम हिंदी पट्टी में देखें तो केवल उत्तर प्रदेश में ये चमत्कार होते दिखा है, केवल और महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल। जातिवादी राजनीति पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी है। संविधान बदलने की बात तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, जब देश में ये कहें कि सरकार नाम की चीज ही नहीं हुआ करती थी, कोई किसी राज्य में कोई सरकार नहीं थी, कोई विरोध करने वाला नेता नहीं था बाहर, उस दौर में वो संविधान नहीं बदल पाई। पाकिस्तान में इतने बार डिक्टेटरशिप रही, वहाँ की सरकारें संविधान नहीं बदल पाई। तो संविधान बदलना आसान नहीं है, और भारत का संविधान बदलने के अलग अलग स्टेज पहले से निर्धारित है। ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। आज की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उसने
कई मुद्दों को देखा जो मनोज जी कह रहे हैं, इससे सहमत हुई। संविधान बदलने की बात है तो उसी वर्ग के लोग, जो निचले तबके के लोग मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में रहते हैं, वो क्यों नहीं गए? यूपी में क्यों गए? और एक और चीज़ है, जो सबसे पढ़ा लिखा तबका केरल में पाया जाता, बीजेपी का वहाँ खाता खुल गया। आप देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिला, उड़ीसा में अपने दम पर वो सरकार बना रहे हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य उत्तर प्रदेश सबसे में ज्यादा ऐसी पढ़े क्या लिखे वजह माने थी? जाते जिस हैं। तरह से राम मंदिर का भी वो हुआ, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी वजह आई जिसकी वजह से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, जिसका कानून व्यवस्था को लेकर वहाँ के असंतोष रहा है वहाँ के लोगों में, उनकी सरकार देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, और आप देखिए जीतने के बाद किस तरह से वहाँ मारपीट की घटनाएं होने लगी। इसके बावजूद जनता ने क्यों उनका साथ दिया? देखिए, एक तो माय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, और फिर पीडीए टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों का पूरा जो उन्होंने ध्यान रखा। लेकिन बीजेपी ने वहाँ चूक की है। बीजेपी ने पुराने चेहरे जिनके खिलाफ असंतोष था उनको मैदान में उतार दिया, इस उसमें कि राम मंदिर है, मोदी है, योगी है, बुलडोजर है। तो ये कह सकते हैं इसके कारण बीजेपी का हश्र। और आप जो मार्जिन देखेंगे जीत का, आप देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं, तो आप इससे अंदाज लगाइए जो कम वोटिंग हुई है। तो माना जा रहा था कि बीजेपी का वोटर तो निकला है, दूसरे दलों का नहीं निकला। तो मुझे लगा वो जो 400 पार की बात थी, तो उससे जो बीजेपी का वोटर था और उसका जो कार्यकर्ता था, उसको तो लगा कि यार मोदी ने कह दिया, अमित शाह ने कह दिया 400 पार तो चले ही जाएंगे, 400 नहीं जाएंगे तो बीजेपी 350 तो अपने दम पर ले ही आएगी। तो यही एक कारण था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और ये नतीजा हमको दिख रहा है। आप कई सारे, जब हम पूरा आंकड़ा बताएंगे तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम अंतर से बीजेपी ने वहाँ लूज़ की हैं। लेकिन लूज तो किए हैं, और अब इसका भविष्य में कितना अंतर पड़ेगा हमने देखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और भी गठबंधन सरकारें देखी हैं, किस तरह से जयललिता कहती थी कि हमारे राज्य को विशेष दर्जा दीजिए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी प्रेशर बनाती थी। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, अब नीतीश कुमार कहेंगे कि बिहार को विशेष पैकेज दीजिए, आप बिहार को और मंत्रालय को लेकर भी होगा। राजनीति में तो ये सारी चीजें होगी, तो बाकी चीजें प्रभावित होंगी। मोदी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी असली नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन पहली बार सामने आएगा कि सबको साथ लेके। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, जिन्होंने सफलतापूर्वक सरकारें चलाई गठबंधन की। अब अगर नरेंद्र मोदी का जो हमने अभी तक का राजनीतिक व्यवहार देखा है, वो बिल्कुल भी मतलब एकदम, हमेशा उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई है, नजर आएगा वो। अब हाँ, लेकिन अब वो बदलता हुआ नजर लेकिन मैं एक चीज और करेक्शन, आप देखिए 2019 में भी ऐसी परिस्थितियां आई थी कि मोदी जी ने अपना जो परफॉर्मेंस था या अपना जो एक डिक्टेटरशिप की जो थी वो बदलने की कोशिश की थी। आप याद करिए अक्षय कुमार का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें वही कि उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि गठबंधन की सरकार बनेगी। इंटरव्यू नहीं, मैं कुछ केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली जाकर मिला था, एक मंत्री का ये कहना था कि उनको इतना पढ़ के कैबिनेट की बैठक में जाना पड़ता है, क्योंकि सवाल जब होते हैं वहाँ पर तो क्रॉस करने के लिए अधिकारी मदद करने के लिए जवाब नहीं दे सकता है, जैसा कि राज्यों में होता है। मंत्री को एक अच्छी बात थी सरकार चलाने के लिए। नहीं, तो ये जिस तरीके की डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, क्या बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, सारी चीजें जो है एक उनने जो एक नियम निर्धारित किए थे, ये आमतौर पर राजनीति में वैसे होते नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे, जैसे आज हम कहें कि जब देश में ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है, अब जब आया तो लोगों को बुरा लगा, आज आप देखिए सब्जी वाले से लेके हर कोई इस्तेमाल करते, तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी तो एक्सेप्ट होती हैं। तो उन्हें तुरंत जो लागू की उसको लेकर उनके अंदर ही, पार्टी के अंदर ही विरोध की स्थिति थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी यदि चेहरा होते हैं एनडीए का प्रधानमंत्री पद के, तो नरेंद्र बैठक के बाद तय होगा भटनागर। नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी तो है। अभी 7:45 मुझे लगता है बिल्कुल बोलेंगे, मुझे लगता है उससे पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा मुझे लगता है 180 डिग्री उनको अपना व्यवहार बदल के सामने आना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके वो गठबंधन को साथ लेकर चल पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो गठबंधन अपनी मजबूरियों से उनके पीछे चल रहा था, जो भी लोग जुड़े थे कि आप चिराग पासवान हैं, कोई पार्टी को घर खाली करा लें उसको, फिर उसके बाद वो भी आपसे जुड़े रहें, आपके साथ वो दल जुड़े हैं उनको आप मंत्री पद ना दें, किसी को एक ही मंत्री पद दें। ये जो स्थितियां थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब संतुलन साधने की सबसे ज़्यादा जो है कवायद अभी हमने देखा पशुपति पासवान। एक चीज और है कि क्या जेपी नड्डा का कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, क्या अमित शाह वापस से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व निभाएंगे? क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में सरकार चलेगी और राजनीतिक चतुरता के मामले में हम देखते हैं कि अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान सामने आया है। तो क्या ऐसा लगता है कि एक बार अमित शाह फिर संगठन की तरफ दौड़ लगाएंगे? ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आरएसएस की सहमति से निर्भर करेंगी, बहुत सारी चीज़ें इस बारे में। और निश्चित तौर पर यदि अमित शाह को फिर कमान देते हैं
तो ये मान के चलिए कि 5 साल क्या वो जो उनका हालांकि बीजेपी का कार्यकाल तो कम होता है अध्यक्ष का, लेकिन वो जो है एक नया आधार हाँ एक आधार वो बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि उनका संगठन का अनुभव बहुत तगड़ा है, काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से वो आते थे, हमने विधानसभा चुनाव में देखा जो 2023 के अलग अलग संभाग स्तर पर उनने बैठ के लिया, जब संतुष्ट हो गए वो तब उनने कहा कि नहीं अब हमारी सरकार बन रही है, अब मैं संतुष्ट। उसके बाद उनने आना बंद कर दिया। वो दिन में अपने सरकारी कामकाज करते थे, रात को बैठक लेने आते थे, देर तड़के वापस चले जाते थे। तो निश्चित तौर पर ये जो है उनके काम करने का तरीका जो है बिल्कुल संगठन के मन मुताबिक है, संगठन को गति देने का है। अब ये बीजेपी को तय करना है कि अमित शाह केंद्र में सरकार में क्या वहाँ पर भी जरूरत होगी एक ऐसे चेहरे की, तो क्या वहाँ पर वो जो गृह मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं क्या उस दायित्व को निभा, तो ये भी तो हो सकता है ना प्रभु जी की किसी एक ऐसे चेहरे को अध्यक्ष बना दे जिसका बाकी दलों से सामंजस्य अच्छा हो, जो पार्टी का सॉफ्ट स्पोकन चेहरा हो, जो सबको साथ लेके चल सके। और जब चुनावी साल में बीजेपी जाए, जब बिल्कुल, और वे वही कहने वाला था, और फिर चुनावी साल में बीजेपी अमित शाह के साथ चली जाए कि वो फिर बाद में संगठन को गढ़े। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं और जो जोड़ी के बारे में ख्यात कुख्यात दोनों चीज़ें उनके साथ जुड़ी है अमित शाह और मोदी की, तो अगर संगठन में भी वो होंगे, सरकार में भी होंगे, तो मुझे लगता है तालमेल जमेगा नहीं। और मुझे भी लगता है कि सामूहिक निर्णय होंगे। बिल्कुल, तो एक कोई ऐसा आदमी उनको अध्यक्ष के रूप में लाना पड़ेगा जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो सबको साथ लेके चल सके। अपनी पार्टी में जिसकी स्वीकार्यता हो वो दूसरे दलों में उसके निजी रिश्ते अच्छे हों। और अभी तक देख रहे थे कि हम जो सबसे बड़ी बात पार्टी में निर्णय होते थे प्रभु जी बनाना पड़ेगा, वो तो आज बात चल रही है। पहला चंद्रबाबू नायडू की बात चल रही है, अभी हमको हाँ अभी तक बिल्कुल नीतीश कुमार या चंद्रबाबू दोनों में से कोई हो बनेगा। सकता है। लेकिन एक और चीज है कि अब तक जो कहा जाता था बीजेपी के बारे में पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कौन दो लोग निर्णय लेते हैं, चाहे बीजेपी के अंदर बात करो चाहे बीजेपी के बाहर बात करो, बाहर वाले आरोप लगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी के ही नेता जो दबी जुबान में कहते थे और आप द कैमरा कहते थे कि भाई निर्णय तो वही होते हैं, बाकी सब चेहरे हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है दिल्ली में जो, लेकिन अब सामूहिक निर्णय, अब वो वापस वही बीजेपी होगी, बीजेपी में वही सामूहिक निर्णय होंगे जो पहले बीच में बंद हो गए थे। और दखल भी मुझे लगता है कि आरएसएस का अब बढ़ेगा। देखिए आरएसएस का दखल तो हम हर समय उतना रहा है जितना ये कह सकते हैं ठाकरे जी वाली बीजेपी हो। हाँ, लेकिन मतलब एक बार फिर से बीजेपी को अपना रवैया बदलना पड़ेगा संगठन के अंदर। सरकार का मामला अलग है, लेकिन संगठन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई जगह आपको हार का कारण ये लग रहा है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, तो आपने अगर सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे छोड़ दिया कि वो पर्ची डालेंगे, जब आपका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, आप इतने मजबूत हैं, तो आपका कार्यकर्ता घर घर गया या नहीं गया, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करना पड़ेगी। और आपको ये देखना पड़ेगा कि नए लोग आए हैं, उनको आपने जिम्मेदारी दी, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी करे। और जो नए लोग आए हैं उनसे क्या आपका कार्यकर्ता नाराज हो गया, वो घर बैठ गया? क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी को विरोधी नहीं हराते, उसके अपने ही लोग हराते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा मनमुटाव आया है, या उनको लगता है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो उनका हक मार रहे हैं? तो बीजेपी को इस पर भी पुनर्विचार करना होगा। मुझे लगता है फिर से संगठन को गढ़ना होगा। एक चीज गौर करने लायक है, इस चुनाव में, चुनाव कार्यक्रम आने के पहले प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो जो है जून में शपथ लेंगे तीसरी बार, और उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ, और चुनाव कार्यक्रम लगभग वैसे ही घोषित हुआ जैसा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था। और कल हमने आयोग से तालमेल, कल हमने चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। आयुक्त कह रहे थे कि 1 महीना चुनाव लंबा खिंच गया इस भीषण गर्मी में, तो हो सकता है कि एक वो एज लेने की कोशिश हो कि वो अलग अलग चरण के चुनाव में ज़्यादा घूम जाएँ, ज़्यादा प्रचार कर पाएँ, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। मुझे लगता है कि वो कुछ एक्सेस हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। तो शायद इस बारे में भी तय करना होगा कि जो एक टेम्पो बना रहे वो टेम्पो को पूरा ले जाए, क्योंकि आपने देखिए हर चरण में मुद्दे बदलने पड़े बीजेपी को, बार बार मुद्दों को, यदि मंगलसूत्र पर ही वो टिके रहते तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ दूसरे होते। इसके पहले अब 2004 से तुलना करेंगे जब आप एज पर शाइनिंग इंडिया के पूरे आभा मंडल पर चल रहे थे और जब मतदाताओं ने आपको धोखा दे दिया था, लगभग वही स्थिति इस बार भी है। तब भी एग्जिट पोल फेल हुए थे, अभी भी एग्जिट पोल फेल हुए। तो एक उनको ये तय करना होगा कि चुनाव कम समय के हों, एक जैसे मुद्दों पर टिके रहे, एक लहर बनी रहे जिस पर सवार होकर अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएँ। यदि आप अतिरिक्त लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो देश की जनता काफ़ी समझदार है, वो चीज़ों को समझती है कि उसको तो भरी गर्मी में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालना पड़ रहा है, नेता मजे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फिर वो बदला लेती है और वो शायद वो परिणाम ऐसा नजर मुझे लगता है कि ये चुनाव कुछ पहले होते मनोज जी। बदला लिया है जनता ने, जनता के बदला लेने के कारण
गर्मी के अलावा दूसरे बहुत सारे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव पहले होते, जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, कांग्रेस ने न्योता ठुकराया था, एक अलग माहौल था। और कुछ लंबे चुनाव खिंच गए तो वो जो माहौल था, वो जो लहर बनी थी, वो बनाए रखने में असफल रही है इस बार बीजेपी। और वो बनी रहती तो ज्यादा राम मंदिर मुझे लगता है कि इस चुनाव का मुद्दा था ही नहीं वोट कन्वर्ट कराने वाला, क्योंकि मंदिर बन चुका है, लोग दर्शन कर रहे हैं लगातार। अब वो मुद्दा नहीं था वोट दिलाने का। मंदिर बना नहीं होता तो शायद वो मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन बीजेपी बार बार उसी मुद्दे को लेकर चली गई। उनको लगा कि अंडर करेंट काम करेगा इस बारे में, शायद वो वहाँ की एक उनकी इस रणनीति में भी ये गलती हो सकती है। और इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा मनोज जी कि जिस तरह से मुद्दों की बात करें, हमने कहा पहले जब 2014 में मोदी जी आए थे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आए थे, दूसरी बात में राष्ट्रवाद था, तीसरी बात में आपके पास कोई लहर नहीं थी, हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन तब भी आप जनता वो देखना चाहती, वो सुनना चाहती कि आपका रोड मैप क्या है, पॉजिटिव क्या है। आपने पूरा चुनाव हमने देखा है कि नेगेटिव थिंकिंग पर चला गया, चले थे पॉजिटिव, हाँ, लेकिन नेगेटिव। देखिए 2047 तक की बात कर रहे थे, एक रोड मैप दे रहे थे, बड़े निर्णय लेने की बात कर रहे थे, लेकिन पूरा चुनाव जो है बहुत ही कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए ये भी कहा गया कि उस पद की गरिमा के अनुरूप मोदी जी ने कई बार नहीं बोला। और तो विजय मुझे जी लगता है कि बिल्कुल वो भी चीज़ है। और 2004 में जब जो नतीजे आए थे शाइनिंग इंडिया का, जब अटल जी ने कहा था कि जो जीता उसको नहीं पता क्यों जीता है, जो हारा उसको भी नहीं समझ में आ रहा वो क्यों हारा है, तो मुझे लग रहा है 2024 में वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार रावण सामने नहीं था। इंडिया गठबंधन 235 पे पहुंच गया, तो मुझे लगता है उसके बहुत सारे सहयोगियों को नहीं पता होगा कि ये कैसे हुआ, और ना बीजेपी को समझ में आ रहा होगा कि ये 290 पे जो टैली अटक गई है खुद की 238 240 पे, वो क्यों हो गया है। संगठन के बजाय जो खुद श्रेय लेने की होड़ है, शायद उसका भी एक कारण है। विधानसभा चुनाव की यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम चारों यहाँ पर सहमत होंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो नतीजे आए, 163 सीटें बीजेपी को भी मिली, उसमें शिवराज सिंह चौहान की मेहनत तो थी ही, साथ ही लाडली बहना जैसी योजना का बहुत बड़ा योगदान था। वो भी शिवराज सिंह चौहान की, उसका श्रेय भी उनको ही देना था। लेकिन उस श्रेय को दबाने की श्रेय को दबा दिया गया मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और उसको वो ये कहा गया मेहनत पूरी शिवराज ने भी की। तो पूरे 166 विधानसभाओं में गए लगातार, उसके पहले लाडली बहना योजना के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम और चुनाव निपटते ही वो छिंदवाड़ा गए, वो गुना गए, उन्होंने सबसे पहली बार कहा था कि इस बार में मोदी के गले में 29 कमल का हार डालना है, वो आज पूरा हो गया। लेकिन दूसरी इसमें एक और चीज है, जो वोट डाला होगा मध्य प्रदेश के अंदर, हम देख रहे हैं कि बहुत लार्ज मार्जिन से लोग चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, तो उसका कारण है कि जो लगातार पैसा महिलाओं के खाते में आ रहा है, वो अभी भी बीजेपी। आप सोचिए जो कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, इसमें प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जो प्रदेश प्रभारी, उसके बाद की बैठकों में कहा गया कि भैया हम चुनाव इसलिए आ रहे हैं कि लाडली बहना ने हमारे हर सीट पे हमको डैमेज किया। वही जो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में आपने जो है खुद श्रेय लेने की कोशिश की, जो बुलडोजर का जो ठीकरा है या बुलडोजर का जो श्रेय है वो आपने योगी के सिर रखा, लेकिन आपने साथ में ये भी साबित किया कि मेरे कारण हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे कारण हो रहा है। तो शायद ये जो श्रेय, अतिरिक्त श्रेय लेने की जो होड़ है, शायद वो भी है कि आपका कार्यकर्ता उससे जो है शांत हो गया, रुष्ट बैठ गया, या उसने वो आपके आत्मविश्वास में रह गया। आपने 400 पार का ऐसा संभव नारा दे दिया। जब राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, जब राजीव गांधी चुनाव लड़े थे इंदिरा गांधी की मौत के बाद, अलग स्थिति तो उस स्थिति में बिल्कुल एक ऐसी सिंपैथी लहर थी जिसमें वो आया था। अब उसको आप पार करना जाओ, अब वो तुलना कहाँ करने जा रहे हो? आप ये कह रहे हो आपको 370 सीटें इसलिए चाहिए कि आप धारा 370 के दम पर वोट मांगने जाएंगे। आप खुद ही कह रहे हो कि 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे, जवाहरलाल नेहरू का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का। आपको राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ना है 400 सीटों का। तो जब आप देश के महापुरुषों से अपनी बराबरी करने लगेंगे तो शायद एक ये स्थिति भी कहीं ना कहीं निर्मित होती है जो बनी है, और अब संभलने का वक्त है। और मुझे लगता है राजस्थान का एक मामला है, राजस्थान की हम जिक्र करें तो जो आप जिस तरह से आपने निर्णय लिए विधानसभा चुनाव के बाद, चाहे मध्य प्रदेश में आपने, चाहे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उसका असर दिखा है कि राजस्थान में आपने एक ऐसा चेहरा दिया, ऐसा एक व्यक्ति को आपने सीएम बनाया, शायद वहाँ पे तालमेल नहीं बैठ पाया। मध्य प्रदेश का संगठन अलग है। राजस्थान में जिस तरह से आपने छत्रपों को किनारे किया, जो मास लीडर थे उनसे आपने किनारा करने की कोशिश की, उसका कामयाबी। देखिए ये सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ऐसे ही खत्म हुई। बिल्कुल, कि जितने जनाधार वाले नेता हैं, अगर आपने उनको खत्म करने की कोशिश की तो जनता आपसे दूर होती जाएगी। अगर आप उसको सेंट्रलाइज करोगे पावर को, संगठन की उसको, तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के दौरान
सेंट्रलाइज्ड पावर करने की कोशिश की गई है और उसका नतीजा ये अब जाके सामने आया है। बिल्कुल। और राजस्थान में कई सारे बीजेपी के पावर सेंटर हैं, वसुंधरा राजे हो गई, गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, ओम बिरला हो गए, ऐसे तमाम सारे पावर सेंटर थे। और उसके बाद आपने मन मर्जी के जो टिकट बांटे और जिन लोगों के आपने टिकट काटे वो देखिए कांग्रेस से गए और बीजेपी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो आपको ये सोचना था, जैसे आपने एक लेकिन ऐसे राहुल पावर सेंटर कासवा तो को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी थे मानो। नहीं, लेकिन आपने सरोज पांडे को कोरबा लड़ा आप दिया, देखिए जो दुर्ग की रहने वाली, आप उनको अगर कोरबा भेज रहे हैं तो इतनी कोई वो मास लीडर थी नहीं कि आप, और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आपको एक एक सीट एक की नया लड़ाई है। मुख्यमंत्री दिया आपने छत्तीसगढ़ में और सबसे अनुभवी मंत्री जो है, जो वहाँ कारगर हो सकते थे, उनकी ब्रजमोहन मदद कर अग्रवाल। सकते थे, उनको आपने लोकसभा सांसद का में टिकट भेज दिया। लोकसभा में और भेज एक को दिया। आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जो 15 साल 15 मुख्यमंत्री साल रहे हैं। मुख्यमंत्री। तो मतलब जिस तरह के लोग हैं आपके पास, उनका सदुपयोग नहीं हुआ इस बार। आपने लगा कि मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी की लहर पर सवार होकर नहीं, आपने सबको जो है वो आपने गुजरात मॉडल के हिसाब से ट्रीट करने का प्रयास किया कि वहाँ आपने जो चाहा वो कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है, राजस्थान गुजरात नहीं है। यहाँ की बात करें तो हम देखें कि डॉक्टर मोहन यादव मंत्री रहे हैं, पर्यटन निगम में रहे, संगठन में रहे, लंबे समय राजनीति में रहे। विष्णुदेव साय की बात करें तो उनके पिता संघ से जुड़े थे, उनके दादा संघ से जुड़े थे और वो भी लंबे समय सरकारों में रहे, मंत्री रहे। लेकिन भजन लाल शर्मा तो पहला चुनाव जीते और अचानक से आप उनको ऐसे राज्य मंत्री बना देते हैं और आप उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनको एक सेफ सीट से आप चुनाव लड़वाते हैं। तो अब आपको लगता है कि ये सब परिस्थितियां जैसी बनी हैं, इससे बीजेपी 360 डिग्री में बदलाव हो जाएगा, उसमें वो संगठन को देखिए, गढ़ेगी और देखिए, भविष्य देखिए, उसका 2029 में ज्यादा बेहतर होगा? ब्रजेश, वो करना पड़ेगा, वो बीजेपी की मजबूरी है। अगर नहीं करेगी तो उसके हाल कांग्रेस जैसे होते देर नहीं लगेगी। लेकिन बीजेपी में ये क्षमता है कि वो अपनी गलतियों से सीख भी जाती है और अपनी गलतियों को सुधार भी लेती है। पटना की सबसे बड़ी बात जो है, संगठन मंत्री व्यवस्था को जिस तरीके से बीजेपी ने खत्म किया, जो इन तमाम झगड़े सुलझाती थी, कार्यकर्ता गढ़ने का काम करती थी, नीचे से ऊपर तक लोगों को ले जाना, प्रमोट करना, कई गलतियां हो रही हैं उसको रोकना, वो व्यवस्था बीजेपी ने ख़त्म कर दी। शायद एक कारण ये भी है कि आपके पास न वैसा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि सब वो तो आरएसएस आए हुए लोग होते थे, वो प्रचारक होते थे, उनको ये आपसे मतलब ही नहीं होता था यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से। और जो रहे वो उनको अपने पॉलिटिशियन बना दिया, संघ से आए हुए लोग, वो ज़्यादा झगड़े कराने लगे, राजनीतिक पद दे दिए। वो ज़्यादा झगड़े कराने लगे। मुझे लगता है कि बीजेपी को इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि आने वाले समय में, मतलब आप जल्दी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कई लंबी बैठकें करके समीक्षा करेगी। वो पार्टी तो वैसे भी इस चीज़ के लिए जानी जाती है, भोजन, बैठक और विश्राम। उसकी सफलता का राज इन्हीं 3 चीज़ों में है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर वो वापस उसी रास्ते पर जाएगी, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अगर उन्हें आगे बढ़ना है राजनीति में तो। और कांग्रेस की दशा को प्राप्त होना है तो जो जिस रास्ते पे आज वो चल रहे हैं, चलते रह सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब समय और ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम आपको नमस्ते करते हैं।